हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, रूल्स क्या क्या होने चाहिए, और जो वर्ड ऑर्डर है, ठीक है, वर्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कहाँ क्या क्या प्रयोग करना है, ये हम इस जो है अपनी वीडियो सीरीज ट्रांसलेशन में देखेंगे। और इसके साथ साथ आपका टेंस भी तैयार होता जाएगा, यानी टेंस को भी हम तैयार करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन मतलब होता है अनुवाद। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में एक चीज याद रखनी है आपको, क्या है वो, कि जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यही है जो है ट्रांसलेशन का मूल जो स्वरूप होता है, यही है, या मूल मंत्र भी बोल सकते हैं इसको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए, अगर आपके पास एक सेंटेंस आता है कि यह गाय घास खाती है, मान लीजिए गाय घास खाती है। ठीक है, तो ये हिंदी का सेंटेंस है या हिंदी का वाक्य है। तो यहाँ पे गाय घास खाती है, तो यहाँ पे जो वर्ड ऑर्डर है ये क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता है, प्लस ये ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, और प्लस खाती है, ये क्या है, क्रिया है। यहाँ पे ये ऑर्डर चलता है, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। लेकिन जब आप इंग्लिश में जाएंगे तो कर्ता तो यानी सब्जेक्ट अपने जगह पर है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कर्म और क्रिया ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं एक दूसरे के स्थान पर। तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो क्या कहेंगे, गाय घास खाती है, तो चाहे ए लगाइए या दा लगाइए, दोनों सेंस में वो सही है, दोनों सेंस में सही है। ठीक है, तो आप जो है दा भी लगा सकते हैं, द काऊ। ठीक, और खाने का टेक भी लिखा जाता है, ईट भी लिखा जाता है, हैव भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एक जानवर है तो उसके लिए हम ईट का ही प्रयोग करेंगे। और ईट, ईट्स लिखा जाएगा, क्या खाती है, ग्रास यानी घास खाती है। ठीक है, द काऊ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ईट्स वर्ब हो गया, और ग्रास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट ही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ये इंग्लिश का सेंटेंस है। तो हिंदी के सेंटेंस में और इंग्लिश के सेंटेंस में, यानी जो सिंटैक्स होता है, इसकी बनावट होती है, उसमें यही अंतर है कि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों अपना स्थान बदल देते हैं। हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट आता है यानी कर्म होता है, और इंग्लिश में जो है पहले वर्ब आता है। हिंदी में कर्म और क्रिया लिखी जाती है, जबकि इंग्लिश में क्रिया और कर्म लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है मूल स्वरूप किसी इंग्लिश यानी किसी ऐसे सेंटेंस का जो कि इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म होना है या इंग्लिश में उसे लिखा जाना है। ठीक, तो आप जो है इसे ध्यान पूर्वक समझते चलिए और सीखते हुए चलिए। अब जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके सामने आया, ठीक है, और वह किसी भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो सकता है, या फिर प्रेजेंट के किसी भी टेंस का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी टेंसेस हैं, 3 टेंस बताए गए हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और क्या है, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें काम चलता रहता है। ठीक है, जैसे हम हैं,
तो ये प्रेजेंट टेंस है, हम थे पास्ट टेंस है, हम होंगे ये फ्यूचर टेंस है। तो जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने क्या टेंस पढ़ा होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी चाहे वो प्रेजेंट टेंस का कोई भी रूप हो, और इसमें पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन वो किसके साथ आएगी, विल या शैल के साथ आएगी ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा विल या शैल। आई बात समझ में, विल या शैल यूज होगा। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे कहा कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू। एंड इन द पास्ट सेंटेंस वी यूज वर्ब्स सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इट इज ऑल्सो ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि अगर हम इज आर एम की बात करें, इज आर एम, तो ये भी तो वर्ब है ना वर्ब, और ये किस में है, फर्स्ट फॉर्म में है, किस में है, फर्स्ट फॉर्म में है। इसी तरह से हैज क्या है और हैव क्या है, यह भी वर्ब है और ये भी किस में है, फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक। डू और डज ये क्या है, ये भी वर्ब है, ये किस में है, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये जो वर्ब हैं ये फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होते हैं, ये इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस की। आप कहीं भी किसी भी टेंस में अगर देखेंगे, ठीक है, कहीं भी कोई सेंटेंस मिलता है और उसमें अगर इज आर एम लगा है, हैज हैव लगा है या डू डज लगा है, तो वो किस में होंगे, प्रेजेंट टेंस में होंगे, किस में होंगे, प्रेजेंट टेंस में होंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, यही इज आर एम पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, वॉज या वर हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉज या वर, और ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, क्या है ये, सेकेंड फॉर्म है। आई बात समझ में। फिर अगर हम हैज हैव की पास्ट टेंस में बात करें तो हैड हो जाता है, जिसको थर्ड, सेकेंड या थर्ड फॉर्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, सेकेंड या थर्ड फॉर्म, ठीक है। डू या डज है, डिड हो जाता है, ये क्या है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म है। क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए इज आर एम, हैज हैव, डू डज किस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में क्या प्रयोग होगा, वॉज वर हैड और डिड। इससे आप जो है इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार भी सीख जाएंगे, यानी वॉज वर हैड और डिड का प्रयोग किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में, यानी यह जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं और ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, लेकिन फ्यूचर का थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे विल है और शैल है, क्या है, विल और शैल, ठीक, विल और शैल का ही प्रयोग होगा। अभी इसके बाद हम देखते हैं कैसे, इसके बाद हम देखते हैं कैसे विल और शैल का प्रयोग या फिर वॉज वर का प्रयोग, हैड या डिड का प्रयोग, इज आर एम या हैज या हैव या डू डज का प्रयोग हम देखते हैं अभी। आप इसे नोट कर लीजिए। अब जैसे देखिए कोई सेंटेंस आप अगर उठाते हैं, ठीक है, कोई एक सेंटेंस उठाते हैं जिसमें इज आर एम का प्रयोग हो सकता है या जिसमें वॉज वर लग सकता है या जिसमें विल या शैल लग सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल ले लिया एक, ठीक है, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, पुस्तक है। अगर इसे प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करना है, प्रेजेंट टेंस, ये है भी प्रेजेंट टेंस में क्योंकि है शब्द आया है तो प्रेजेंट टेंस में ही नॉर्मली माना जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप यह की इंग्लिश लिखेंगे दिस, ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। है की इंग्लिश लिखेंगे इज और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए बुक, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या प्रयोग कर देंगे हम, ए बुक। आई बात समझ में। तो ये इज क्या है,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब का पहला भाग, पहला रूप है। सर अगर मैं इट इज ए बुक लिखे तो गलत हो जाएगा? हाँ नहीं, वो भी सही है, वो बताने वाले हैं। जैसे यह के लिए दिस का भी प्रयोग होगा और इट का भी प्रयोग होगा, ठीक है। इट इज ए बुक, दोनों का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, और ये ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इज इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है प्रयोग हुआ है, यानी वर्ब की जो है प्रथम फॉर्म। लेकिन अगर इसी को पास्ट टेंस में अगर मान लीजिए सेंटेंस आ जाता है कि यह एक पुस्तक थी या एक पुस्तक थी, तो आप क्या लिखेंगे, यह एक पुस्तक थी या वह एक पुस्तक थी। तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर आप प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इट के मामले में तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो पास्ट टेंस में गया तो दिस का जो पास्ट या दिस नजदीक के लिए प्रयोग होता है, और जब पास्ट में प्रयोग करेंगे तो दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट। तो ये दैट के साथ वाज लगाएंगे, ए बुक। क्या लिखेंगे, दैट वाज ए बुक। यहाँ पे देखिए ये क्या है, वाज, इज के स्थान पे वाज आया है, यानी पास्ट टेंस में हो गया, तो ये किस में हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। दैट सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया। यही चल रहा है, यही चल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, दैट वाज ए बुक। वाज किस में है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। और प्रेजेंट टेंस में क्या है, यानी प्रेजेंट में क्या है, दिस इज ए बुक। इज क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और इसी के साथ अगर इसको फ्यूचर में लिखें हम, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा कि फिर से दिस का प्रयोग कर देंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस विल बी ए बुक, यानी यह एक किताब होगी। तो विल का प्रयोग हुआ है लेकिन बी के साथ आया है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। याद रखिए कि जो भी इज आर एम होते हैं और वाज वर्ब होते हैं वो बी के फॉर्म्स होते हैं। बी मतलब होता है होना, बी मतलब होता है होना, और बी जो है या होना जो है वो प्रेजेंट में भी पाया जाता है, पास्ट में भी पाया जाता है और फ्यूचर में भी पाया जाता है। यानी जिसका अस्तित्व होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जी सर। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये इज हो गया, अगर हम आर का प्रयोग करें, आर का एग्जांपल लें, क्या है वो, आर का प्रयोग करें। जैसे जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, ठीक है, जंगल में शेर हैं। अब है से ये पता चल रहा है कि ये प्लूरल में है से पता चल रहा है प्लूरल में है। तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या लिखा जाएगा, देयर, देयर आर लॉयंस इन द फॉरेस्ट और जंगल, ठीक है। देयर आर लॉयंस इन द जंगल और फॉरेस्ट। तो देयर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आर आया, ठीक है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है इसीलिए इसको सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। और लेकिन ये सब्जेक्ट वास्तव में अगर देखा जाए तो लॉयन है, तो यहाँ पे आर क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है ये, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक। और जो है अगर यही पास्ट टेंस में जाएगा तो देयर वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर वर लॉयंस इन द जंगल, देयर वर लॉयंस इन द जंगल। तो ये वर्ब क्या है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक। और ये किस में प्रयोग हुआ है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में वर्ब का प्रयोग हुआ है आर की जगह पर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे किसी भी टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्रेजेंट टेंस में, हैज है प्रेजेंट टेंस में,
डू डज प्रेजेंट टेंस में, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब पास्ट टेंस में, वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में, डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में विल या सेल के साथ बी आएगा। क्या आएगा, फ्यूचर में विल या सेल के साथ बी आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है एक परिचय हो गया कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा। और अगर आप जो ये सिंगुलर वर्ड आते हैं, जैसे सिंगुलर के लिए इज आता है, प्लूरल के लिए आर आता है, ये भी आप देख लिए हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगला जो हमारा है प्रेजेंट टेंस। याद रखिए प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है आप लोग सब जानते हैं, पूरी तरह से पढ़े हैं, तो हम उसको नहीं बताने जाना कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं कि चार जो है इनके कैटेगरी हैं। ठीक, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सभी तीनों टेंस के चार कैटेगरी हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़े भी हैं। हम केवल ट्रांसलेट के बारे में सीखेंगे और जो है वर्ड कैसे यूज होंगे इसके बारे में सीखेंगे। वर्ड ऑर्डर क्या होता है, नाउन कहाँ आएगा, अगर प्रोनाउन आता है तो वो कहाँ आएगा और क्या स्वरूप होगा इसका, और उसके बाद जो है अगर उसमें एडजेक्टिव प्रयोग होता है तो वो कहाँ आएगा, एडवर्ब प्रयोग होता है तो वो कहाँ आएगा, इत्यादि। ठीक, तो जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें, आपके सामने मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस आ गया, ठीक है, कि गीता एक मधुर गीत गुनगुनाती है। अब यहां पे देखिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। क्या है, गीता एक मधुर गीत गुनगुनाती है। अब आप यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, गीता। वर्ब क्या है, गुनगुनाती है। क्या है ये, गुनगुनाती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक मधुर गीत। तो याद रखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मुख्यतः क्या है, गीत, लेकिन उसके साथ क्या लगा है, मधुर शब्द लगा है। क्या लगा है, मधुर शब्द लगा है। ठीक है, तो मधुर शब्द के लिए कौन सा यूज होगा, कौन सा वर्ड प्रयोग होगा, वो क्या कहलाएगा, ये तो आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है। और याद रखिए प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को ही आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हम थोड़ा सा और डीप जाएं, तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे, क्योंकि गीता जो है ये सिंगुलर है। क्या है, एक वचन थर्ड पर्सन है, एक वचन जो है थर्ड पर्सन है। ठीक, अन्य पुरुष में आती है। तो यहां पे अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, गीता, ठीक है, गीता गुनगुनाना या गाना दोनों एक ही बात है। ठीक है, गुनगुनाना या गाना दोनों एक ही बात है। आप सिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंग में सिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ हम यस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, एस लगाने से। उसके बाद क्या लिखा है, एक मधुर गीत। तो ए डिनोट करेगा एक को। मधुर गीत कैसा है, मधुर है। मधुर मतलब मेलोडियस या स्वीट। तो क्या लिख देंगे, स्वीट। क्या लिखेंगे, स्वीट। और गीत को सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, गीत को क्या कहते हैं, सॉन्ग। अब यहाँ पे एक बात और सीख लीजिए कि यहाँ पे स्वीट जो शब्द आया है ये क्या है, और सॉन्ग आया है ये क्या है। गीता आई है यानी गीता शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्या है। आपने सिंग देख लिया, सिंग क्या है, वर्ब है। गीता क्या है, नाउन है। और नाउन है तो किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। अभी हम जब केस पढ़ रहे थे, केस के बारे में, तो हमने देखा था कि केस या नाउन का केस 4 होता है।
कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो सिंह क्या है? वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? गीता है, और गीता किस में आई है? नॉमिनेटिव केस के रूप में आई है। ठीक, इसी तरह से स्वीट क्या है? सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट? सिंह का ऑब्जेक्ट है सॉन्ग। ये भी क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है, लेकिन किसके रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में। आई बात समझ में? और स्वीट क्या है? ये है एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले हम उसके जो है अच्छाई को या उसकी कमी को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी उसको मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। तो स्वीट मतलब मधुर हो गया। तो यहाँ पे आप ये भी एक बात जान लीजिए कि किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग प्रायः या अधिकतर मोस्टली नाउन के पहले ही होता है। ठीक है, एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू विच इट इज क्वालिफाइड, यानी जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाइंग, इट इज क्वालिफाइंग, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन के पहले ही इस एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे, और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, इसके बाद जो है फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ट्रांसलेशन की बात ही होगी, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे और कौन सा वर्ड कहाँ रखेंगे। ओके, धन्यवाद।